चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2 का दूसरा चैप्टर वाउचिंग। यूनिट नंबर 2 का दूसरा चैप्टर वाउचिंग। तो वाउचिंग क्या होता है पहले उसका मतलब समझो, फिर अपन आगे चैप्टर में एंट्री करेंगे। ठीक है, ये पूरा चैप्टर बेसिकली किससे रिलेटेड है? वाउचिंग। और वाउचिंग के बाद इसके बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वेरिफिकेशन। तो वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये आप लोग समझो, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, कंफर्म है हर साल। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो ध्यान से। तो हमारा अभी जो टॉपिक है उसका नाम है वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है? मान लो कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में ढेरों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। टीवी टीवी करके लिखा होगा, दबा दो उसको, नीचे है ना भाई टीवी। ठीक है, बिजनेस में ढेरों ट्रांजेक्शन्स होते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। कहां रिकॉर्ड किया जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में। बिजनेस के ढेरों ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में। लेकिन बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे ही ऑकर होते हैं, जैसे ही वो होते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो उनको रिकॉर्ड करने में कुछ समय लग जाता है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होते हैं रिकॉर्ड तो होते रहेगा, लेकिन जैसे ही वो रिकॉर्ड होगा, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन ऑकर होगा, तो वो अपने साथ एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा। वो क्या जनरेट करेगा? डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जनरेट होगा मतलब वो एक एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा कि वो ट्रांजेक्शन जो क्या हुआ है, ऑकर हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल करोगे, तो आपको सेल, आप सामने वाले को एक सेल इनवॉइस काट के दोगे। आप परचेस करोगे तो सामने वाले से आपको कुछ परचेस करने का मिलेगा। अब बैंक में जाके कैश जमा करो तो आपको कैश डिपॉजिट की रसीद मिलेगी। अब बैंक से कैश निकालो तो कैश विड्रॉल की रिसीप्ट मिलेगी। ठीक है, मतलब मेरा ये बोलने का ये है कि जितने भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। वो ये प्रूफ करके बताता है, ये डॉक्यूमेंट ये उस चीज का प्रूफ है कि ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। और उन डॉक्यूमेंट के बदौलत ही उन ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटेंट क्या करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता है। मतलब पहले ट्रांजेक्शन ऑकर होता है, जैसे ही ऑकर होगा तुरंत क्या जनरेट होगा? उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट। और उन डॉक्यूमेंट के बेस पर अकाउंटेंट क्या करेगा? उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इतनी बात समझ में आई? अब बुक्स ऑफ अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो गए। उन ट्रांजेक्शन्स के बदौलत जो अकाउंटेंट है फिर वो क्या प्रिपेयर करेगा? अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस क्या है? ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, उनके बदौलत ही क्या बना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ट्रांजेक्शन्स ऐसे कोई हो गए बिजनेस में जो हुए ही नहीं है, जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस में हुए ही नहीं है या फिर हुए हैं उसको गलत रिकॉर्ड किया गया है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर पड़ेगा। और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो अपना ओपिनियन देगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अपना कौन सा व्यू दे? ट्रू एंड फेयर व्यू दे। तो इसलिए ऑडिटर जब ऑडिट का प्रोसीजर लगाता है किसी भी फर्म में, तो सबसे पहले जाता है और वो एक काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? वाउचिंग। सबसे पहले ऑडिटर जाता है और अपने ऑडिट प्रोसीजर का जो पहला काम होता है, वो मतलब ऑडिट जब चालू कर देता है तो पहला काम क्या करता है? वाउचिंग का काम करता है। वाउचिंग का मतलब यह है कि ऑडिटर दो चीजों को पैरेलली रखता है। एक तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो एंट्री की गई है, और साथ में उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। उन डॉक्यूमेंट को बोला जाता है वाउचर्स। क्या बोला जाता है? उन डॉक्यूमेंट्स को क्या बोला जाता है? वाउचर्स। तो ऑडिटर ये दोनों चीज को पैरेलली रखेगा और वाउचर्स की मदद से अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को क्या करेगा? क्रॉस चेक करेगा। जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसको क्रॉस चेक करेगा। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है?
वाउचिंग, और इसी बारे में हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब बताओ ट्रांजेक्शन कोई एक ही होता है कि अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं? अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल परचेस ट्रांजेक्शन अलग होता है, सेल का ट्रांजेक्शन अलग होता है। ठीक है, परचेस रिटर्न का ट्रांजेक्शन, सेल्स रिटर्न का ट्रांजेक्शन, फिर कैश पेमेंट, कैश रिसीव, मतलब ढेरों प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ऑडिटर की हर प्रकार के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड क्या जवाबदारी है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन। उसमें आप लोगों को वाउचिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है वाउचिंग की। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वाउचिंग है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग के बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग होने के बाद हम देखेंगे ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग वाउचिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाउचर क्या होता है। वाउचर पढ़ने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर, टाइप्स ऑफ वाउचर। उसके बाद पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग वाउचर। ठीक है, आप वाउचर को एग्जामिन करोगे तो कौन कौन से पॉइंट्स को मतलब ध्यान रखोगे। उसके बाद वाउचिंग ऑफ द कैश बुक, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपको कैश बुक दे दी जाए तो कैश बुक की अपने को क्या करनी है? वाउचिंग। तो यहां पर है ना, कैश बुक की वाउचिंग करने के लिए 2 एस्पेक्ट में कैश बुक को बांट दिया है। एक तो कैश बुक का रिसिप्ट साइड और दूसरा कैश बुक का पेमेंट साइड। इसके बेस पर अपने को क्या करना है? वाउचिंग ऑफ द क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड और डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। ठीक है, इसका अपने को चेक करना है कौन कौन से रिसिप्ट आते हैं, कौन कौन से पेमेंट जाते हैं, उसकी अपने को वाउचिंग करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे वाउचिंग ऑफ कुछ स्पेशल आइटम्स है, जैसे परचेज, जैसे मैंने ऊपर बताया ना कैश बुक का वाउचिंग, वैसे यहां पर वाउचिंग ऑफ परचेज बुक भी देखने को मिलेगा। फिर आगे आपको वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक भी देखने को मिलेगा। तो वाउचिंग में इतना सारा कंटेंट है पढ़ने के लिए आप लोगों के पास। ठीक है, वाउचिंग में इतना सारा कंटेंट है। अच्छा, आप लोगों को एकदम एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पता होना चाहिए। वाउचिंग जो होता है वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का होता है। वाउचिंग जो होता है किसका होता है? बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स का। और वेरिफिकेशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। ठीक है, वेरिफिकेशन किसका होगा? एसेट्स और लायबिलिटीज का। और वाउचिंग जो होगा वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का किया जाता है। चलो पढ़ते हैं। अब जो जो मैंने बताया, एक ओवरव्यू तो पूरा दे दिया हूं, अब उसी को अब डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। The main objective of an auditor to express his opinion regarding truthfulness and correctness of the accounting records and financial statement. This can be done with the help of vouching. ये तभी पॉसिबल है जब वाउचिंग करेगा वो। बिना वाउचिंग के वो अपना ट्रू और फेयर व्यू के ऊपर वो अपना ओपिनियन दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसने चेक ही नहीं किया चीजों को। इन एनी बिजनेस कंसर्न, whenever transaction takes place, दे आर टू बी सपोर्टेड बाय वाउचर्स। कोई भी ट्रांजेक्शन अगर होगा तो वो सपोर्टेड होता है किससे? एक वाउचर से, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। नो बिजनेस कैन मेक एंट्री ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट बुक विदाउट प्रॉपर वाउचर। कोई भी बिजनेस जो है अपने ट्रांजेक्शन्स की बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकता अगर उसके पास प्रॉपर वाउचर नहीं है। इफ एनी कंसर्न डज, अगर कोई कंसर्न ऐसा करता है, तो विदाउट हैविंग प्रॉपर वाउचर द रिकॉर्ड बिकम सस्पिशियस। अगर कोई ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर्ड है और उससे रिलेटेड वाउचर नहीं है तो उस ट्रांजेक्शन को सस्पिशियस माना जाएगा, संदिग्ध माना जाएगा। When the auditor examine the accounting records to find out whether the transactions are supported by proper vouchers and there is no suspicion of any fraud or error, it is called vouching. जब ऑडिटर जाता है, एग्जामिन करता है सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, जो कि किसी मतलब जिसके अंदर सारे ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड किए गए हैं और जो सपोर्टेड है किसी ना किसी वाउचर से, और उसमें किसी भी प्रकार का सस्पिशियन नहीं है, मतलब किसी प्रकार की संदिग्धता नहीं है, और वहां पे किसी प्रकार का फ्रॉड और एरर देखने को नहीं मिल रहा है, तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? वाउचिंग। तो ये पूरा हो गया आपका कौन सा पैरा? इंट्रो पैरा। अब अपन बात करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशंस यहां पर मैंने लिखी है 4। J.R. बाटलीबॉय, रोनाल्ड ए इरिश, R.B. बोस, आर्थर W. होम्स। वाउचिंग इज द टेस्टिंग ऑफ the truth of the item
appearing in the books of original entry। कृतिका, वीना का रिक्वेस्ट आया, फिर वो तुरंत वो कर दी, तो इसको बोलो ना 2 मिनट रोक के रखेगी रिक्वेस्ट को। हाँ सर, बोल देती हूँ मैं। वाउचिंग इज द टेस्टिंग ऑफ ट्रुथ ऑफ द आइटम अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मेरा ये देखो, ये डेफिनेशन किसने दिया? जे.आर. बाटलीबर ने। ये बोल रहे हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री की गई है वो ट्रू है, उसकी टेस्टिंग करना, यही क्या है? वाउचिंग। वाउचिंग इज द टेक्निकल टर्म which refers to the inspection of documentary evidence supporting and suspecting a transaction। आगे, by vouching is meant the verification of the authority and authenticity of the transaction recorded in the books of accounts। Vouching is an examination of the underlying evidence which is in support of the accuracy of transaction। तो ये मैं शुरू से बोलते आ रहा हूं, डेफिनेशंस क्या है? रटने की चीज है, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ वाउचिंग, ये हमने सब पढ़ा, तो इसके बेस में आप वाउचिंग के क्या क्या एसेंशियल्स, एसेंशियल मतलब क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो देखना है। अगर आप एसेंशियल पढ़ लेते हो ना, तो आप इंट्रोडक्शन अपने मन से लिख सकते हो, डेफिनेशन भी आप अपने मन से बना सकते हो। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वाउचिंग कम फोर्थ टू एग्जामिन द ट्रूथनेस ऑफ द एंट्री डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, to see whether the vouchers are true or not। Vouching is done to know the truthfulness of account। Every transaction should be sanctioned by responsible authority। Entries should be correct। Every examination is part of vouching। ये vouching का कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब वाउचिंग करने के पीछे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो देखो। फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वाउचिंग। पहला, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट। दूसरा, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। तीसरा, नॉलेज अबाउट ट्रांजेक्शन नॉट कंसर्न विद बिजनेस। और अथोराइजेशन ऑफ अकाउंट। देखो, इसमें हेडिंग भी पढ़ लोगे ना, अंदर की चीजें अपने आप से लिख सकते हो। वाउचिंग करने गया है अगर कोई ऑडिटर, तो उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो देखना है। तो पहला क्या करना है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब सारे अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं ना, वो कहां अपीयर होते हैं? बैलेंस शीट में। और जो बैलेंस आते हैं वो कहां से आते हैं? अकाउंट से। और अकाउंट कैसे बनता है? ट्रांजेक्शन से। तो सारे ट्रांजेक्शन्स को वो क्रॉस वेरीफाई करेगा उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से। तो ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई होगा तो वो एंश्योर हो जाएगा कि हाँ भाई, जो बैलेंस डले हुए बैलेंस निकले वो भी क्या होगा? सही होगा। और बैलेंस जो सही निकला है वही बैलेंस कहां गए होंगे? बैलेंस शीट में गए होंगे। तो इसलिए वो वाउचिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो अकाउंट को वेरीफाई करेगा ना, तो अल्टीमेटली वो क्या चेक कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस को चेक कर रहा है। क्लियर है मेरी बात? आगे, टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखो, ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं, मान लो कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में मैं बताया ढेरों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अलग अलग नेचर के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। तो जो वाउचर है जो ऑडिटर देखेगा उन वाउचर को देख के समझ जाएगा कि वो जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है, किस नेचर का है, कैपिटल नेचर का है, रिवेन्यू नेचर का है, कि वो बिजनेस से रिलेटेड है कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब पूरे बिजनेस ट्रांजेक्शन की कंप्लीट नॉलेज देता है कौन? मतलब वाउचिंग करने के पीछे का पर्पस ये है कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन की क्या प्रोवाइड नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज देता है। ठीक है, उसके बाद नॉलेज अबाउट ट्रांजेक्शंस नॉट कंसर्न विद बिजनेस। अब वाउचिंग करते करते पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और वो एंट्री किया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ऑडिटर उसको करेक्ट करवाएगा। अगर करेक्ट नहीं करती है पार्टी तो उसको फिर रिपोर्ट करेगा, अपने रिपोर्ट में बताएगा। उसके बाद ऑथोराइजेशन ऑफ अकाउंट। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, सारे ट्रांजेक्शन्स को एक अथॉरिटी के द्वारा अथोराइजेशन कराना चाहिए। तो वाउचिंग आप करोगे ना, तो ऑडिटर ये इंश्योर करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो प्रॉपरली अथोराइज्ड थे कि नहीं। अगर कोई अनअथोराइज्ड ट्रांजेक्शन अगर हो जाता है, जैसे अथोराइजेशन वर्ड समझते हो,
ऑथराइजेशन वर्ड का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग चलाए हो, नेट बैंकिंग चलाते हैं, मान लो मेरे को फंड ट्रांसफर करना है, तो मेरे अकाउंट से मान लो मेरा आईडी पासवर्ड आपके पास भी है, तो आप मेरे अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, बैलेंस जो दिख रहा है देख सकते हो, लेकिन पैसा ट्रांसफर करने जाओगे ना तो तुरंत मेरे पास एक ओटीपी आएगा कि आपके अकाउंट से इतना रुपए ट्रांसफर किया जा रहा है, तो ये ऑथराइजेशन करने के लिए आप ये ओटीपी उसमें डालिए। तो कोई भी मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो मान लो वहां पर कोई मैनेजर है और कोई ट्रांसफर हो रहा है मान लो, तो मैनेजर जो है फंड ट्रांसफर के केस में मान लो अपना ओटीपी बता देता है, मतलब ऑथराइज्ड है। ऑथराइज करने का एक एग्जांपल दिया मैंने ओटीपी वाला सिस्टम। हो सकता है कि कोई खर्चा करना है तो वहां पे मैनेजर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि ये काम करो। तो वाउचिंग करते समय सारे अकाउंट्स का, सारे वाउचर्स का, सारे ट्रांजेक्शन्स का क्या करना पड़ेगा, ये चेक करेगा ऑडिटर की ऑथराइजेशन था कि नहीं उसका, कि कोई अनऑथराइज ट्रांजेक्शन्स तो एंटर नहीं है बुक में। तो 4 ऑब्जेक्टिव है किसके, वाउचिंग के। पहला वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दूसरा प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड नॉलेज अबाउट ट्रांजेक्शंस नॉट कंसर्न विद बिजनेस, और ऑथराइजेशन ऑफ अकाउंट। ये 4 ऑब्जेक्टिव है किसके, वाउचिंग के। उसके बाद वाउचिंग के इंपॉर्टेंस, ये तीनों हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। ये तीनों घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ऑडिट इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग, वाउचिंग का क्या महत्व है। उसके बाद वाउचिंग कैसे ऑडिटिंग का बैकबोन कहलाता है, या फिर वाउचिंग ऑडिटिंग का एसेंस है, एसेंस सबसे जरूरी चीज है, बिना वाउचिंग के ऑडिटिंग पॉसिबल नहीं है। हाँ, समय बदलते जा रहा है तो वाउचिंग करने का तरीका भी बदलते जा रहा है। पहले लोग मैनुअली वाउचिंग करते थे, अब जैसे जैसे अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड होते जा रही है तो कंप्यूटराइज्ड तरीके से वाउचिंग की जाती है। ठीक है, वहां पे बहुत सारे वाउचिंग के टेक्निक्स लगाए जाते हैं। आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को शुरू से एक बात बोल रहा हूं, डेटा एनालिसिस सीखो। अगर आप लोगों को मेरी बात याद है कि नहीं है मेरे को नहीं मालूम, मैंने आप लोगों को बोला है डेटा एनालिसिस सीखो। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आपको अगर डेटा एनालिसिस की नॉलेज है, तो आप ऑडिट के फील्ड में भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोच के देखो कोई बहुत बड़ी कंपनी, वहां पे करोड़ों ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, तो उसका मैनुअल वाउचिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो वाउचिंग करने जाएगा ना जब ऑडिटर ट्रांजेक्शंस का, तो वहां पर उसको डेटा एनालिसिस के टूल की बहुत जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इस चीज का नॉलेज रखते तो बड़ी बड़ी फर्म आपको मतलब हाथों हाथ उठा लेगी। आ रही बात समझ में? तो डेटा एनालिसिस का ऑडिटिंग के फील्ड में भी बहुत महत्व है, क्योंकि डेटा, अकाउंटिंग डेटा को आपको एनालाइज करना है ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। Some learned people have considered vouching as the basis of the complete process of audit, which seems to be true. According to them, vouching is the essence of auditing, or vouching is the backbone of auditing, which indicates the importance of vouching. The fact in support of this statement is that, मतलब कुछ जो पढ़े लिखे लोग, जो जानकार लोग हैं, उन लोगों के हिसाब से ये माना जाता है कि वाउचिंग जो है एसेंस है ऑडिटिंग का, या फिर वाउचिंग जो है ऑडिटिंग का बैकबोन है, और वाउचिंग के इंपॉर्टेंस बताए गए हैं। क्यों वाउचिंग को बैकबोन या एसेंस बोला गया है ऑडिटिंग का। तो पहला, वाउचिंग इज अ प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटर जाएगा, अपॉइंटमेंट होने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा, वाउचिंग का काम चालू करवाएगा। एक स्टाफ को बोलेगा ले भाई तू परचेस चेक कर, एक को बोलेगा तू सेल चेक कर, एक को बोलेगा तू खर्चा चेक कर। मतलब अलग अलग काम को वाउचिंग को क्या करेगा, वो मतलब अपने हिसाब से सेग्रीगेट करेगा सबको और काम चालू करवा देगा। ठीक है, उसके बाद वाउचिंग इज द फंडामेंटल वर्क ऑफ ऑडिटिंग। पहला क्या बोलता है, वाउचिंग क्या है, प्राइमरी वर्क है, और दूसरा वाउचिंग क्या है, फंडामेंटल वर्क है। क्लियर है? वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग क्या है, ऑडिटिंग का एसेंस है। आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में, अभी तो मैं हेडिंग पढ़ रहा हूं। वाउचिंग इज द साउल ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग की आत्मा है वाउचिंग। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। आगे बस इतना ही। चलो, सबसे पहले वाउचिंग इज द प्राइमरी वर्क ऑफ ऑडिटिंग। द वर्क ऑफ ऑडिट इज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर
and vouching which indicates the importance of vouching. In the absence of voucher and vouching, audit work cannot be imagined. बिना वाउचर और वाउचिंग के ऑडिट के काम को कल्पना भी नहीं की जा सकती उसकी. Vouching is the fundamental work of auditing. Vouching is the foundation of auditing. For example, if the foundation of a building is strong, then certainly building would stand for a long period and that the foundation and vice versa. अगर किसी बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत है तो बिल्डिंग भी लंबे समय तक टिके रहेगी, और अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं है तो कब ढह जाएगी कोई बोल नहीं सकते. इन द सेम वे इफ द वर्क ऑफ वाउचिंग इज प्रॉपरली डन देन द वर्क ऑफ ऑडिट विल आल्सो बी परफेक्ट and the chance of error and fraud in the books of account will minimized. As the result, the business may continue for a long period with effective performance, otherwise it may be closed sooner. मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश किए हैं कि जैसे कि एक मजबूत नींव के कारण बिल्डिंग भी लंबे समय तक टिके रहती है, वैसे वाउचिंग अगर अच्छे से किया जाएगा तो वाउचिंग ही तो होता है एक एक चीज को चेक करना, वहीं से ही तो फ्रॉड और एरर पकड़ाता है वाउचिंग करने से ही. तो आपको फ्रॉड और एरर पकड़ाने की चांस ज्यादा रहेगी. तो जैसे अब बिजनेस का आपको अकाउंटिंग सही हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा. और ऑडिटिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही है तो बिजनेस का फिर कोई लंबा उसका कोई वो नहीं है. वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग. विद द हेल्प ऑफ वाउचिंग ओनली एन ऑडिटर कैन मेक कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ही कैन मेक ऑडिट वर्क मोर रिलायबल. मतलब वाउचिंग के बदौलत ऑडिटर इस कंक्लूजन पे आएगा और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे से ठीक ठाक वेरीफाई कर पाएगा, और उसी के बेस पर ही ऑडिट का जो वर्क है वो मोर रिलायबल. अब ऑडिटर आया, बोलता है मेरे को वाउचिंग नहीं करने, दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आया कुछ भी चेक किया और निकल गए, तो वाउचिंग किया ही नहीं है. तो बताओ जो ऑडिट करके गया वो रिलायबल होगा क्या? नहीं होगा. ऑडिटर आया, एक एक चीज डिटेल में चेक किया है, उसके बाद फिर अपनी रिपोर्ट दिया है, मतलब वो वाली ऑडिट ज्यादा रिलायबल है उसकी. ठीक है. उसके बाद वाउचिंग इज द साउल ऑफ ऑडिटिंग. साउल बोलते कि सोल बोलते. when there is soul in human body then its importance exists. in the absence of soul human body becomes importance less. जब आदमी जिंदा रहता है मतलब उसके शरीर में आत्मा है तो उसको नाम से पुकारा जाता है. अब जैसे ही उसके शरीर से आत्मा निकली मतलब मर गया तो उसका नाम भी नहीं लिया जाएगा, उसको बॉडी बोला जाता है. बॉडी पड़ी है देखो बोलते, नाम भी नहीं लेते उस आदमी का, है कि नहीं. तो वैसे ही भाई अगर जैसे कि एक शरीर में आत्मा रहती है वैसे ही वाउचिंग भी क्या है, ऑडिट की आत्मा है. वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग. दिस स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स. अच्छा आप लोगों को एक चीज मैं पढ़ लेता हूं फिर बता रहा हूं. The statement can be proved on the basis of the following facts. As a human being are able to stand with the help of backbone. हम लोग खड़े रहते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, तो किसकी मदद से ये सब कर रहे हैं? बैकबोन की मदद से. In the same way, vouching act as a backbone and provide great support to the process of audit. As the man with strong backbone walk, run, move according to his desire. बैकबोन के कारण आदमी एक जगह से चल जा सकता है, दौड़ सकता है, अपने हिसाब से कहीं पे भी मुड़ सकता है, घूम सकता है. इन द सेम वे ऑडिट डिपेंड ऑन द वाउचिंग फॉर अटेनिंग डिजायर्ड एम. दस वाउचिंग एक्ट एज अ बैकबोन ऑफ ऑडिट. मतलब वाउचिंग को ऑडिट का बैकबोन बोला गया तो उसके अलग अलग कारण बताए गए. पहला, बैकबोन होने के कारण आदमी उठ के बैठ सकता है, खड़ा रह सकता है. ठीक है. उसके बाद बोलता है बैकबोन होने के कारण ही एक आदमी एक दूसरे जगह जा सकता है, दौड़ सकता है. उसके बाद we cannot imagine a healthy man with weak backbone. He cannot either stand, move and work properly in the same manner. In the absence of vouching, the auditor cannot state properly that books of account and statement reveal the true and fair view of financial statement. ठीक है. अब ये सुनो मेरी बात, ये इंपॉर्टेंस पढ़ा हमने अभी इंपॉर्टेंस पढ़ा. अब से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा ना कुछ भी कि क्यों वाउचिंग को ऑडिट का एसेंस माना जाता है, तो ये लाइन आप कंक्लूजन में लिखोगे. लास्ट में पूरा लिखने के बाद कंक्लूजन में डालोगे. क्यों वाउचिंग को ऑडिट का साउल बोला जाता है, तो ये लिखोगे. क्यों वाउचिंग को बैकबोन बोला जाता है ऑडिटिंग का, तो ये उसका कंक्लूजन होगा. और इंपॉर्टेंस पूछ दिया तो पूरे 5 पॉइंट लिख कर आने. ठीक है.
लास्टली ये कंक्लूजन है, इट मे बी सेड दैट विदाउट वाचिंग ऑडिटिंग इज लाइक ह्यूमन बॉडी विदाउट बैकबोन, देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर एफिशिएंट ऑडिट वाउचिंग इज मस्ट, और वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, और वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। इसमें किसी को कोई डाउट? भूमिका, बीना, कृतिका, तुषार, साई, क्लियर है? नो सर। जी बाकी 3 लोग सो गए लगता है, कृतिका, बीना, तुषार लोग। नहीं सर, नहीं सोए। चलो, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग वाउचिंग। ऑडिटर की क्या ड्यूटी होनी चाहिए वाउचिंग से रिलेटेड? इसको एक बार रीड करो। ही शुड सी दैट एंट्रीज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन हैज बीन डन। वाउचिंग करके देखेगा कि सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री हुई है कि नहीं। ही शुड सी दैट ट्रांजेक्शंस आर कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। जो भी ट्रांजेक्शन एंट्री किए गए वो बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं। पता चल रहा है बिल लगा के रख दिए हैं, पता चल रहा है यहाँ पे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड का बिल लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड वेरीफाई द एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की गई उसको वेरीफाई करेगा वो। ही शुड ऑल्सो सी दैट हिज एम्प्लॉयर हैज बीन बेनिफिटेड बाय कैश एंड एवरी ट्रांजेक्शन और नॉट। He should also see that his employer has been benefited by each, sorry मैं कैश पढ़ दिया था, by each and every transaction or not। मतलब हर ट्रांजेक्शन होने से बिजनेस का फायदा या नुकसान होता है, तो देखना है कि उन ट्रांजेक्शन्स का उस बिजनेस में इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा। He should see that books of account are rightly represented the business or not। ये 5 चीज ऑडिटर की ड्यूटी है वाउचिंग करते समय। मतलब ओवरऑल इसका कंक्लूजन बोला जाए कि वाउचिंग जो है ना, वो वाउचिंग करने का पर्पस ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए वो करेक्ट है, बिजनेस को बिलोंग करते हैं कि नहीं, ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि नहीं। ये कुछ कुछ उसका क्रक्स है, आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। द लिमिट ऑफ लायबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द वाउचिंग इज डिटरमाइंड बाय द टेक्निक्स ऑफ बुक कीपिंग फॉलोड इन द बिजनेस। If both are not effective, then the auditor should perform detailed procedure and be more cautious to the work. For example, in a small scale organization where internal check system is not in practice, the auditor should follow intensive check system. On the other hand, in the large scale organization where internal check system is effective, he can adopt only test checking system. But in this case, if any error remains in the books of account, only the auditor shall be held responsible for that. इसका बोलने का मतलब है कि वाउचिंग करते समय ऑडिटर की जो लायबिलिटी है वो है ना, कहां तक लिमिट होती है, तो डिपेंड करेगा बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के नेचर के ऊपर। अगर छोटा बिजनेस है मान लो, तो वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो ऑडिटर को पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना है कि भाई वहां मैं चेक करने जा रहा हूं तो मेरे को वहां पे एक एक चीज डिटेल में देखनी पड़ेगी। और ऑडिटर अगर किसी बड़े बिजनेस का ऑडिट करने जा रहा है और वहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर लगा है और इफेक्टिव है तो वहां पे वो अपना टेस्ट चेक लगा सकता है, टेस्ट चेक, सैंपलिंग वगैरह टेक्निक लगा सकता है, जिससे ऑडिट के काम को शॉर्टकट में निपटा सकता है। अब पॉसिबल ही नहीं है ना ऑडिटर के लेके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 2 करोड़ एंट्रियां हुई है, मैनुअली कर ही नहीं सकता आदमी, तो वहां पे क्या करेगा, सैंपलिंग लगाएगा, टेस्ट चेकिंग करेगा, ठीक है। तो उससे अगर मान लो सैंपलिंग या टेस्ट चेकिंग कर रहा है ऑडिटर किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे कोई गड़बड़ी निकल जाती है और ऑडिटर बोलेगा नहीं मैं तो सैंपलिंग टेस्ट चेकिंग किया था, तो इससे ऑडिटर छूट नहीं सकता, ठीक है। उसी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा कि तुमने ये गलती ये नहीं पकड़ा, ठीक है। फिर ऑडिटर इससे बचने के लिए क्या करेगा, वो अपना प्रूफ देगा, भैया मैंने चेक किया था, यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे कोई देख के भी पता नहीं चल पा रहा है क्या फ्रॉड हुआ, अपनी बचाव में बात रखेगा। लेकिन जब तक वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाएगा तब तक उसको क्या माना जाएगा, रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो हमने अभी क्या खत्म किया, खत्म नहीं किया, वाउचिंग पढ़ा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं वाउचर। वाउचर का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को वाउचर बोला जाता है। आप लोग अपने जनरल भाषा में वाउचर मतलब क्या समझते हो, मॉल में गए अगले बार आना 500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, वो गिफ्ट वाउचर या डिस्काउंट वाउचर, उसको वाउचर बोलते थे अपन जनरल लैंग्वेज। लेकिन ऑडिट की भाषा में वाउचर, अकाउंटिंग की भाषा में वाउचर किसको बोलते हैं, जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, ठीक है। जैसे परचेस किए तो परचेस का इनवॉइस मिला, सेल किए तो आपने इनवॉइस काट के दिया,
बिजली बिल आया तो लंबी वाली पट्टी मिली, ठीक है, टेलीफोन बिल आ रहा है, कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो उसकी पर्ची मिल रही है, पासबुक हो गया, बैंक में पूरी एंट्री होगी, मतलब वो सब चीज क्या है, पास मतलब क्या है, वाउचर है, वाउचर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। वाउचर मीन्स such documentary evidence on the basis of which business concern record the transaction in the books of account. A few important definitions of voucher are as follows. J.R. Bartleby, Arthur W. Holmes or Ronald A. Irish. A voucher may be defined as documentary evidence in support of any entry appearing in the books of account. A voucher may be defined as any documentary evidence by which the accuracy of books of, ये एक मिनट यहाँ पे कुछ है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला डेफिनेशन में काट रहा हूं ना, इसको मत पढ़ना, इसमें ना जोसेफ लेंस्टर की भी डेफिनेशन मिक्स हो गई है, ये मेरे को नहीं डालना था, ठीक है, इसको काट ही दो आप लोग, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये है, अ वाउचर इज एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ये आर्थर डब्ल्यू होम्स बोलता है, और अ वाउचर में बी अ रिसिप्ट, इनवॉइस, एन एग्रीमेंट, रिटर्न रिक्विजिशन स्लिप, और इन शॉर्ट एनी सुटेबल रिटर्न एविडेंस विच कंफर्म द रिटर्न ट्रांजेक्शन। मतलब वाउचर एक, मैं तो बता चुका हूं कि एक प्रकार का रिसिप्ट हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कंफर्म करता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हुआ है। जैसे मान लो बिजनेस में कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा, या आप ही कभी कल को चल के बिजनेस करोगे, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनका वाउचर हमको नहीं मिलता। जैसे हम लोग ऑडिट करते थे ना, बड़े बड़े, मतलब हम लोग जब स्टाफ थे, ऑडिट स्टाफ थे, मतलब आर्टिकलशिप में थे, तो हमारे यहाँ पे जब ऑडिट आती थी तो हम लोग वाउचिंग करने बैठते थे। अब वाउचिंग करने जैसे ही बैठते थे तो हमको ना एक बुकलेट टाइप का दे देता था कि भैया ये देखो चाय पानी का खर्चा का हमने वाउचर बनाया। हम लोग सोचते थे चाय दुकान वाला क्यों बिल काट के दे रहा है उसको। वो बताया कि भैया चाय वाला हमको बिल नहीं देता है, हम खुद ही बिल बुक छपवा लिए हैं और चिल्लर खर्चा जो होता है हम ही उसका बिल फाड़ के दे देते हैं और सामने वाले से साइन ले लेते हैं। तो कुल मिला के एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, और सामने वाला साइन किया मतलब उसका प्रूफ है कि हाँ भाई ये खर्चा हुआ है। क्लियर है? तो वाउचर सामने वाला भी दे सकता है और हम खुद भी बना सकते हैं। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर, वाउचर की कैरेक्टरिस्टिक। On analysis of the above definition, the following characteristics of voucher are ascertained. Voucher is documentary evidence, पहला. It is a written evidence. It is a documentary evidence in support of any entry in the books of account. Voucher may be simple receipt. Voucher present the full description of the transaction. It helps in substantiating the accuracy of substantiating मतलब ये वर्ड का मतलब समझते हो? सबस्टेंशिएटिंग इसका उच्चारण ही है। इसका मतलब ये होता है किसी चीज को सबस्टेंशिएट करना, उसका पोस्टमार्टम करके देखना, उसका डिटेल में जाना, उसको बोलते सबस्टेंटिएट। ठीक है? इट हेल्प्स इन सबस्टेंशिएटिंग द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ एंट्रीज। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर। टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर्स आर ऑफ टू काइंड्स, ओरिजिनल वाउचर और सब्सिडियरी वाउचर। ओरिजिनल वाउचर और सब्सिडियरी वाउचर। अंडर दिस हेड such vouchers are included in the support of which transactions are recorded in the books of account of a concern. Example of such voucher are cash memo, receipt of the money paid for cash purchase, invoice of the purchase, etc. मतलब ओरिजिनल वाउचर्स है। सब्सिडियरी वाउचर, when some original evidence is lost or destroyed, duplicate copies thereof are produced in support of subsidiary evidence to remove the suspicions from the mind of the auditor are termed as subsidiary evidence. अब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वहां पे परचेस की एंट्री दिख रही है लेकिन उसका बिल नहीं दिख रहा है। बोलेगा भैया इसका बिल कहाँ है? बोलेगा भैया बिल है ना इधर उधर मिसप्लेस हो गया है, रुको मैं मंगवा के देता हूँ। तो वो लगाएगा व्यापारी को फोन, भैया मैं आपके यहाँ से माल खरीदा था इस तारीख को, तो आप एक तो बिल का मेरे को कॉपी भेज दो। तो डुप्लीकेट कॉपी भेजेगा बिल की हो, तो डुप्लीकेट कॉपी अगर आ रही है तो उसको क्या बोलेंगे? सब्सिडियरी वाउचर। जो ओरिजिनल वाउचर के प्लेस में उसको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। ओरिजिनल वाउचर ना होने के केस में सब्सिडियरी वाउचर का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल्स ऑफ वाउचर।
कुछ एग्जांपल्स है वाउचर के। एक है कैश रिसिप्ट। कैश रिसिप्ट मतलब आपको पैसा मिला तो आप सामने वाले को रिसिप्ट काट के देते हो, उसको बोलते हैं कैश रिसिप्ट। कैश पेमेंट, आपने किसी को पेमेंट किया तो आपको सामने वाले से कुछ कागज मिलेगा। परचेस, परचेस से रिलेटेड आपको क्या मिलेगा? अरे मेरा बोलने का मतलब वाउचर, एक मिनट मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ वाउचर का मतलब कैश रिसिप्ट, पैसा प्राप्त होता है ना, अगर आपको पैसा मिल रहा है तो उससे रिलेटेड क्या क्या वाउचर्स है वो लिखा है। आप पेमेंट कर रहे हो तो कहां कहां पेमेंट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कौन कौन से वाउचर होते हैं। परचेज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या क्या वाउचर मिलेंगे। हर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड वाउचर के एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। चलो कैश रिसिप्ट का क्या क्या वाउचर है पढ़ो। काउंटर फॉइल ऑफ रिसिप्ट इशूड, कार्बन कॉपीज ऑफ रिसिप्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स, माइन्यूट्स। माइन्यूट्स क्या होता है मालूम है? कंपनी, जानते हो क्या होती कंपनी? कंपनी में कोई भी फैसले होते हैं तो सबसे पहला फैसला जो लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी फैसला लेगा, मीटिंग में जो भी बात होगी उसको माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग में लिखेगा। तो ऑडिटर जाएगा, कोई भी प्रकार का ट्रांजेक्शन अगर कंपनी लेवल पर काम कर रहे तो माइन्यूट ऑफ द मीटिंग पढ़ लेगा ना। जैसे कंपनी ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने निर्धारित किया कि ये बिल्डिंग बेचना है, अगर माइन्यूट्स ऑफ, भाई बिल्डिंग बेचना कोई खेल तमाशा नहीं है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या किया होगा? मीटिंग किया होगा। तो मीटिंग किया होगा तो बात माइन्यूट्स में होगी, तो चेक करेगा कि मीटिंग में बात रखी गई थी कि नहीं। बिना माइन्यूट्स में अगर मिल रहा है मतलब हाँ ऑथेंटिक, मतलब ये ऑथेंटिक है, और नहीं मिल रहा है और बिल्डिंग बेच दी मतलब अनऑथेंटिक है ट्रांजेक्शन। तो माइन्यूट्स चेक करेगा, करस्पॉन्डेंस चेक करेगा, लेटर फ्रॉम डेटर्स कंफर्मिंग द बैलेंस ऑफ देयर अकाउंट्स। ये कैश रिसिप्ट से रिलेटेड ये कुछ वाउचर्स है। दूसरा कैश पेमेंट, ओरिजिनल रिसिप्ट फ्रॉम पेई, इनवॉइस, बिल, डिमांड नोट, सैलरी बुक्स, पे रोल रिकॉर्ड्स, वेजेस शीट्स। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कंफर्मेशन ऑफ बैलेंस बाय क्रेडिटर। परचेस, परचेस इनवॉइस कॉपी, ये सब ऑर्डर, कोटेशन आप अपने कॉमन सेंस से लिख सकते हो। सेल से रिलेटेड क्या क्या है देख लो। मिसलिनियस वाउचर, मिसलिनियस मतलब उसके अलावा और भी बहुत सारे वाउचर होते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल हो गया। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, कोई बिल्डिंग है तो उसका एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब भी एक प्रकार का क्या है? वाउचर। ठीक है, जैसे हम लोगों को कभी मान लो हम लोगों की पूरी टीम है, ठीक है, हमारे टीम में 2 से 3 सीए भी है, ठीक है। तो सीए लोगों का काम, हम लोग क्या देखो टीम एज अ टीम काम करते हैं ना, तो वहां पर है ना सब काम सब करते हैं। अब जो सीए है ना उससे हम साइन ले लेते हैं। तो मान लो मेरे पास एक ऑडिट आया स्कूल का, और स्कूल को चलाती है एक सोसाइटी, स्कूल को चलाती है एक सोसाइटी। तो सोसाइटी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं ना, तो पहले तो हम उस सोसाइटी का सबसे पहले बोलेंगे, पहले तो हमको एंगेज कर लिया काम में, उसके बाद हम बोलेंगे भैया सबसे पहले ना आप अपने सोसाइटी का बायलॉज दो। बायलॉज, बायलॉज मतलब उस सोसाइटी के क्या रूल्स रेगुलेशन है पहले वो बताओ, क्योंकि उसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही आप ट्रांजेक्शन्स किए होंगे और उसी के फ्रेमवर्क के अंदर ही रह के हम ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी कंपनी के क्या होते हैं? बायलॉज होते हैं, बायलॉज। जैसे किसी पार्टनरशिप फर्म का आ गया मेरे पास ऑडिट, तो मैं बोलूंगा भैया पहले ना पार्टनरशिप डीड दो, मेरे को चेक करना है कि अब चेक करूंगा तो पार्टनरशिप डीड में लिखा है इनका रेशियो 1:1 है और भाई लोग 3:2 में बांट के बैठे हैं रेशियो। ये सारी चीजें क्रॉस चेक करनी पड़ती है। तो पार्टनरशिप डीड, बायलॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब क्या है? वाउचर ही तो है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एग्जामिनिंग वाउचर। अब ऑडिटर जो है वाउचर को एग्जामिन करेगा तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा। तो इसको है ना हेडिंग याद करना, इसमें टोटल है ना लगभग 15-16 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको 15-16 पॉइंट को याद, आप है ना हेडिंग ही याद करना, अंदर के डिटेल को नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फ्लो चार्ट बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये देखो फ्लो चार्ट में जो चीजें बनाते हैं ना वो कोई प्रोसीजरल या सीक्वेंस वाली चीजें होती है तो अच्छी लगती है। ये तो बस ये है कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। जहां पे सीक्वेंस वाली बात आती है ना वहां फ्लो चार्ट लगता है। चलो सबसे पहले बाय द नेम ऑफ द कंसर्न अंडर ऑडिट। जो अब देखो यहां पर है ना जो भी बातें हो रही किसके रिलेटेड हो रही है? वाउचर से। तो वाउचर जो है जिस बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो उसके नाम से होना चाहिए और उससे कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं आप इस बिजनेस का ऑडिट कर रहे हो वो किसी और बिजनेस का वाउचर लाके पकड़ा दे रहा है आपको।
बोलेगा नहीं ये तो मैंने परचेज किया है, बोलोगे नहीं परचेज में तो दूसरे का नाम लिखा है। ऐसा नहीं, सीरियली नंबर्ड। जितने भी वाउचर्स है वो क्या होने चाहिए, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए, क्योंकि वाउचर के द्वारा ही किसी ट्रांजेक्शन का क्या किया जाता है, सब्सटेंशियलाइजेशन, मतलब सब्सटेंशिएट किया जाता है। सब्सटेंशिएट मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम कर, वाउचर पूरा बता देता है कि ट्रांजेक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ, हर चीज बताता है। तो इसलिए वाउचर जो है बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, दूसरा सीरियली नंबर्ड होना चाहिए, उसमें डेट लिखी हुई नहीं चाहिए, उसके बाद कंसर्न विद द बिजनेस, ये दोनों पॉइंट लगभग एक ही जैसा है, प्रॉपरली साइंड, जो वाउचर जो ट्रांजेक्शन के साथ डील कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, साइन। अमाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर बोथ, जो अमाउंट लिखी है फिगर और वर्ड, ऊपर लिखा है 1000 नीचे लिखा है 10,000, हाँ वर्ड्स और फिगर दोनों में लिखी होनी चाहिए जिससे क्रॉस चेक किया जाए। कैंसल्ड वाउचर, कभी कभी क्या होता है वाउचर बनाते हैं ना तो बीच में कुछ गड़बड़ी के कारण क्या हो जाता है, वो वाउचर खराब हो जाता है। तो सीरियली नंबर होने के कारण बीच का सीरियल नंबर तो उठा नहीं सकते, तो बकायदा उस वाउचर को क्या करो, कैंसिल करो। ठीक है, जैसे हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं हर महीने के महीने, तो उसमें सेल का रिकॉर्ड डालना पड़ता है, सेल का, 1 से लेकर मान लो 40 तक की बिल कटे हैं मान लो इस महीने में, और मान लो बीच में 25 नंबर का जो वाउचर है वो गलत हो गया था हमारे से, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो जीएसटी के रिकॉर्ड में 25 नंबर के वाउचर को भी डालना पड़ेगा कैंसिल वाले कॉलम में, कि ये नंबर का डिटेल जो है वाउचर जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया। वाउचिंग इन वन सिटिंग, एक मिनट, अगर कोई ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो वाउचिंग उसको, जिस भी एरिया का वाउचिंग कर रहा है ना उसको एक सिटिंग में करके निपटा देना चाहिए, उसको एक सिटिंग में करके निपटा देना चाहिए, जिस एरिया का वाउचिंग उठाए। ऐसा तो नहीं कि पूरे बिजनेस का वाउचिंग एक ही दिन में, नहीं, जिस एरिया का उसने पकड़ा है उसको एक दिन परचेस पकड़ा, 1 सिटिंग में निपटा देना चाहिए। क्यों, क्योंकि बाद में पता चले चेक कर दिया, बाद में उसमें कुछ बाद में गड़बड़ी कर दी जाए तो। इंडिपेंडेंट चेकिंग ऑफ वाउचर, जो वाउचिंग करेगा ना वो इंसान इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, सिंगल यूज ऑफ वाउचर, वाउचर का सिंगल यूज मतलब एक ही वाउचर को आप 2 लोगों को इशू नहीं कर सकते, एक सीरियल नंबर का वाउचर एक ही पार्टी को ही होगा। प्रिंटेड वाउचर, जो वाउचर है वो कैसा होना चाहिए, प्रिंटेड, हाथ से लिखा हुआ, लिख दिए एक तो ऐसा करके कागज फाड़े लिख दिए तो इसको थोड़ी वाउचर बोलोगे, बाकायदा प्रिंटेड होना चाहिए, आपके फर्म का नाम वाम सब। पेमेंट ऑफ वाउचर, पेमेंट ऑफ वाउचर मतलब एन ऑडिटर शुड सी दैट द पेमेंट इज मेड आफ्टर गेटिंग प्रॉपर सैंक्शन। अच्छा, कोई वाउचर अगर आपको ऐसा मिला जो आपका क्रेडिट नेचर का था या उसका पेमेंट बाद में होना था, तो उससे रिलेटेड आपने पेमेंट किया है कि नहीं, तो वो भी चेक करेगा। सिग्नेचर ऑन कटिंग्स, कभी कभी मालूम है कहीं पे वाउचर बनाते समय कुछ नाम वाम में गलती हो गई, अमाउंट में गलती हो गई, तो उसको वहां पे करेक्ट किया जाता है, तो करेक्ट करते तो वहीं पे ही साइन मार देना पड़ता है, नहीं समझे। जैसे मान लो एक चेक लिखे, यहां पे लिखना था मेरी स्पेलिंग GAURAV, लेकिन बाय मिस्टेक लिखा गया GOURAV गलती से, तो मैं इसको काटूंगा और यहां लिखूंगा वापस से GAURAV। 2 ऑप्शन है, या तो चेक को कैंसिल कर दो या इसको करेक्ट कर दो, यहां पर छोटी सी क्या कर दो, साइन मार दो। तो साइन मार देने से क्या हो जाएगा, हाँ भाई जो करेक्शन हुआ है और जिसने बनाया उसी ने ऑथोराइज किया इस करेक्शन को, तो यहां लिखा है साइन ऑन कटिंग्स। फिर उसके बाद लिखा है साइंड, ये साइन ऑन कटिंग्स और साइंड है, मतलब जो इसने बनाया है तो उसका यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन इनिशियल होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अधूरापन नहीं होना चाहिए उस वाउचर में। ये सारी बातें एक वाउचर के अंदर होनी चाहिए। फोर्थ, कंसर्न विद बिजनेस, प्रॉपरली साइंड। प्रॉपरली साइंड मतलब ये बोल रहा है कि प्रॉपरली जो साइन करेगा वो प्रॉपर होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि साइन होना चाहिए। ये साइन होने और नहीं होने की बात कर रहा है, और वो साइन होगा तो प्रॉपर करो साइन। ठीक है, जैसे मैं दो ठो साइन करता हूं, मेरा एक साइन ये है और एक ठो साइन ये है, तो बैंक में जब करना रहता है ये करता हूं, नॉर्मली करना रहता है तो ये करता हूं। अब वाउचर में मैं ऐसे साइन कर रहा हूं जो बाकी जगह काम नहीं आते, तो कोई मतलब नहीं है ना। चलो उसके बाद वाउचिंग ऑफ द कैशबुक, कैशबुक की वाउचिंग। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं आप लोगों के लिए ना रीड करने के लिए छोड़ रहा हूं। देखो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं, इसको आप लोग क्या कर लेना, रीड कर लेना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डिटेल सुनो क्या होगा। एक कैशबुक होती है, जानते हो कैशबुक, कैशबुक का मतलब क्या होता है, जिस कैशबुक
कैशबुक, कैशबुक का ये कौन सा साइड होता है, डेबिट, और ये साइड कौन सा होता है, क्रेडिट। डेबिट साइड में सारे कौन सी क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, रिसिप्ट्स, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड किए जाते हैं, पेमेंट्स। तो कैशबुक में सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको, ओपनिंग बैलेंस, और यहां क्या मिलता है देखने को, क्लोजिंग बैलेंस। कहां कहां से पैसा आया, जैसे फॉर एग्जांपल सेल किए होंगे कैश में तो पैसा आया होगा, जिनको उधारी में दिए होंगे डेटर्स को तो वो डेटर्स का पैसा आया होगा बाद में उधारी का, कुछ फिक्स्ड एसेट को बेचे होगे तो पैसा आया होगा, लोन लिए होगे तो पैसा आया होगा। मतलब जहां जहां सोर्स ऑफ इनकमिंग ऑफ कैश है तो सब कैशबुक के कहां रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। जहां जहां आप पे कर रहे हो, जैसे परचेस किए तो पे किए, कोई एसेट खरीदे तो पे किए, स्टाफ को सैलरी दिए, बिजनेस के 50 प्रकार के खर्चे उनका पेमेंट किए, लोन का रीपेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, जिसका भी खर्चा का पेमेंट कर रहे हो सब कहां जाएगा, कैशबुक के क्रेडिट में जाएगा। तो आपको ये जो वाउचिंग ऑफ कैशबुक लिखा है ना, ये इसी एस्पेक्ट में समझाने की कोशिश किया है कि वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक, और दूसरा यहां पर लिखा है वाउचिंग ऑफ पेमेंट साइड या क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक। तो इसको आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। रीड करने का पर्पस क्या है, देखो आप जब यहां पर पढ़ोगे रिसिप्ट साइड ऑफ कैशबुक, तो जितने भी आइटम्स आपको मिलेंगे ना, जितने भी आइटम्स आपको दिखेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, कैश सेल्स, कहां कहां से पैसा आया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। और जब आप जैसे ही पेमेंट वाले में जाओगे ना, तो आपको सब कहां कहां किसको किसको पेमेंट किए हो उसकी। हाँ लेकिन है ना, शुरू में अगर पढ़ोगे, मैं इसका स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से समझा देता हूं, सुनो। जब आप पढ़ोगे वाउचिंग ऑफ कैशबुक, तो सबसे पहले काहे की बात करेगा, वाउचिंग ऑफ डेबिट साइड, मतलब रिसिप्ट साइड। द ऑडिटर वाइल वाउचिंग द रिसिप्ट साइड ऑफ द कैशबुक शुड कीप इन द माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स। मतलब कैशबुक के क्रेडिट साइड डेबिट साइड को वो वाउचिंग करते समय ये पॉइंट को ध्यान रखेगा। तो 5 पॉइंट आपको देखने हैं। पहला क्या पॉइंट है, एग्जामिन द इंटरनल चेक सिस्टम, एग्जामिन द प्रोसीजर ऑफ प्रोवाइडिंग रिसिप्ट, रिकंसिलेशन ऑफ रफ बुक विथ कैश बुक, सिस्टम ऑफ डिपॉजिटिंग कैश इन द बैंक। ये सब चेक करने के पहले ये अपना इंश्योर करेगा कि ये सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रफ बुक मतलब क्या होता है, जैसे जो भी बिजनेस में क्या होता है कि भाई जो व्यापारी है, जो काम कर रहे हैं, उनके पास है ना इतना टाइम नहीं रहता कि वो पूरे तुरंत सारी बुक को एंट्रियां अच्छे से करे, ठीक है। तो क्या, जैसे मैं भी, आप लोग कभी कभी फीस देते हो तो कैश दे के चले गए, तो मैं एक बार में जाऊंगा कंप्यूटर में एंट्री करूंगा, फिर जाऊंगा, फिर ऐसा नहीं करता। मैं क्या कर देता हूं, आप लोगों को मैसेज कर देता हूँ। वो क्या है, मैंने रफ रिकॉर्ड रखा। फिर बाद में क्या करता हूं, जैसे दिन में हफ्ते में बैठा और सबको मैं क्या कर दिया, बाद में एंट्री कर दिया। तो ओरिजिनल एंट्री कहां हुई है, कंप्यूटर में, लेकिन मैंने जो आप लोगों को एक रफ डिटेल दिया, वो क्या, रफ बुक। तो रफ बुक को और कैश बुक को भी चेक करेगा कि इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद वाउचिंग ऑफ स्पेसिफिक आइटम ऑफ रिसिप्ट साइड, यहां पर अब चालू हो गया। मतलब यहां पर लिखा है कौन सी बातों को ध्यान में रखेगा, और यहां पर लिखा है कि रिसिप्ट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। जैसे कैश सेल्स आता है, तो कैश सेल जब चेक करेगा तो कौन कौन सी चीजों को चेक करेगा, वो लिखा है। मतलब आपको सब पता है, जो अपन ने अभी तक पढ़ा ना, वही बातें रिपीट होने वाली है। जैसे रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स, तो जब डेटर से मिलेगा पैसा तो क्या क्या चीजों को चेक करेगा। एक टॉपिक आएगा टीमिंग एंड लेडिंग, जिसको मैंने यूनिट नंबर 1 में पढ़ाया था। टीमिंग और लेडिंग को मैंने बोला था इसकी टोपी उसके सर। मतलब क्या होता है, एक आदमी क्या करता है, कैशियर है मान लो, डेटर से पैसा लेना है, तो डेटर आज लाके पैसा दिया तो उसको एंट्री नहीं करेगा। फिर सेकंड डेटर जब पैसा लाएगा तो उसकी एंट्री फर्स्ट वाले में करेगा, फिर थर्ड वाला लाएगा जब उसकी सेकंड में करेगा, और ये पूरा ये सर्कल चलते रहेगा। और कब तक नहीं चलेगा, जब तक वो पूरे अकाउंट आपस में सेटल ना हो जाए। तो इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं टीमिंग एंड लेडिंग। मैंने समझाया आप लोगों को यूनिट नंबर 1 में। तो डेटर्स से जब पैसा मिलेगा तो टीमिंग एंड लेडिंग का भी ध्यान रखेगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम मनी। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम लोन, इंटरेस्ट, बैड डेट डिविडेंड। बैड डेट डिविडेंड समझते हो, डूबा हुआ पैसा। जैसे कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो गया तो बोले कि इसकी एसेट को बेचने से आपको मान लो 1 लाख रुपए लेना था सामने वाले से। अब कोर्ट ने फैसला किया कि इसकी एसेट को बेचो, इसकी एसेट से जो 30,000 की रिकवरी हुई इसको पे कर दो।
तो आपको जो फाइनल पेमेंट मिलता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड शेयर वाला डिविडेंड नहीं है, ये बैड डेट की रिकवरी वाला डिविडेंड है जो फाइनल पेमेंट मिलता है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब कोई संस्था है, जैसे एनपीओ चैप्टर पढ़े हो आप लोग, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे जो कोई क्लब है कोई संस्था है तो वहां पे उनको क्या मिलता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, तो उसकी चेक करना। ठीक, इनकम फ्रॉम हायर परचेस एग्रीमेंट, उसके बाद रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये सब पैसा कहां से आता है उसकी वाउचिंग। ये तो एग्जांपल्स है भाई, पैसा जरूरी नहीं कि 15 ही जगह से आता है, ये तो एग्जांपल्स है, लिख के आना है इसको। 15 में से कोई 5 या 6 ही याद रख के जाना, जो आपके जो जिसके बारे में आप लिख सकते हो, जैसे सेल के बारे में लिख सकते हो, परचेस के बारे में लिख सकते हो, रिसीव फ्रॉम डेटर्स के बारे में लिख सकते हो, सब्सक्रिप्शन के बारे में लिख सकते हो, ऐसे कुछ 5-6 नाम याद रखे रहना। अब जब आप क्रेडिट साइड को चेक करोगे, मतलब बात किसकी हो रही, पेमेंट साइड की, तो पेमेंट साइड का चेक करते समय आपको है ना कौन कौन सी बातों को ऑडिटर को ध्यान रखना है। पहले, पेमेंट शुड बी ऑथेंटिक, पेमेंट क्या होना चाहिए, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक पेमेंट कब होगा, जब वो किसी के द्वारा ऑथराइज होगा, अनऑथराइज पेमेंट को ऑथेंटिक नहीं बोल सकते। टू चेक द रियलिटी ऑफ द पेमेंट, अब पेमेंट वाकई में हुआ है कि नहीं वो भी चेक कर लो। स्टडी ऑफ द पेमेंट पीरियड, स्टडी ऑफ द पेमेंट पीरियड मतलब पेमेंट किस पीरियड में हुआ है, इस पीरियड में हुआ है तो इस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा, और उस साल में हुआ था उस साल के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा। एक मिनट ना, हेलो रुक जा भाई, क्लास ले रहा हूं ना मैं। स्टडी ऑफ पेमेंट पीरियड, उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ पेमेंट, पेमेंट जो हुआ है उसकी एक्यूरेसी भी चेक करो। वेदर द पेमेंट डन इज कंसर्न विद द बिजनेस और नॉट, पेमेंट हुआ है वो बिजनेस से कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक है। वेदर द पेमेंट हैज बीन डन टू द राइट पर्सन और, पेमेंट गया है बिजनेस से रिलेटेड गया, लेकिन जिसको मिला वो सही आदमी है कि नहीं। ड्यू डेट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट की ड्यू डेट क्या थी, ऐसा तो नहीं ड्यू डेट के बाद आप पेमेंट कर रहे हो। ट्रूथनेस ऑफ द वाउचर, जो वाउचर पेमेंट से रिलेटेड है वो कितना करेक्ट है वो चेक करो। टू चेक द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग द पेमेंट्स, ट्रूथनेस ऑफ द पेमेंट, ये सारी चीजों को ऑडिटर अपने दिमाग में रखेगा पेमेंट को चेक करते समय। अब कौन कौन सी चीजें जो है पेमेंट का कैटेगरी में आती है, तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हो, कैश परचेस, परचेस चेक करेगा। परचेस चेक करने के लिए सारी बातों को ध्यान में रखेगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करते समय ये बात को ध्यान रखेगा। उसके बाद वेजेस, सैलरीज, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एजेंट्स एंड ट्रेवलर कमीशन, उसके बाद ट्रेवलिंग अलाउंस, पेटी कैश को चेक करेगा, बस। अब उसके बाद कुछ अभी अपन जो भी बात करे थे सब किससे रिलेटेड था, कैश बुक से। अब यहाँ पे वाउचिंग ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज की एंट्री होती है, तो ऑडिटर जो है परचेज बुक की एंट्री करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखेगा ये आप लोगों को रीड करना है, ठीक है। इसको कितना भी रट्टा मारने की कोशिश कर लो आपको याद नहीं होगा। आपका अगर अकाउंटिंग का बेस अच्छा है तो आप अपने मन से आंसर लिख सकते हो अगर परचेज बुक के बारे में जानते हो। पहले तो बताना पड़ेगा परचेज बुक क्या होती है। ऑडिटर जब परचेज बुक को चेक करने जाएगा तो ऐसा तो नहीं है कि परचेज बुक में आपने किसी कैश परचेज की एंट्री कर दी, या फिर कोई परचेज बुक में एंट्री किसकी होती है, गुड्स के परचेज की एंट्री, कोई एसेट के परचेज की तो एंट्री नहीं कर डाले, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी चीजों को ऑडिटर चेक करेगा, तो ये पूरे 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद वाउचिंग ऑफ सेल्स बुक, सेल्स बुक की चेकिंग करेगा तो ऑडिटर कौन कौन सी चीजों को देखेगा। अब सेल्स में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री की जाती है, ठीक है। अब कैश सेल्स की एंट्री कर दिया है, या सेल्स फर्नीचर का हुआ है, किसी एसेट का सेल हुआ है तो उसकी एंट्री कर दिया, तो वो सेल्स बुक में एंट्री नहीं होता है, तो ऑडिटर ये सारी चीजों को चेक करेगा, ठीक है। तो ऑडिटर परचेज बुक के रिगार्डिंग, सेल्स बुक के रिगार्डिंग और कैश बुक के रिगार्डिंग, जिसमें कैश बुक बहुत वास्ट है, बाकी सब इजी है। तो आज अपन ने, मैं बोल सकता हूं वाउचिंग वाला पार्ट जो है मैंने खत्म कर दिया। कल वाली क्लास में मैं आप लोगों को वेरिफिकेशन करवाऊंगा मॉर्निंग में, ठीक है। वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हमारा वाउचिंग वेरिफिकेशन है, छोटा सा टॉपिक आएगा वैल्यूएशन, तो ये पूरा यूनिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा कल मॉर्निंग वाली क्लास में, ठीक है।